क्योंकि मोदी जी फिर सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं रुके ना, मोदी जी ने इकोनॉमी को भी बढ़ाया, मिलिट्री को बढ़ाया, आपके डिफेंस, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, और इंटरनेशनली लोगों के लिए काम करना, जैसे कोविड वैक्सीन हो गई, या जैसे अफ्रीका में इंडिया काम कर रहा है, पैसिफिक आइलैंड्स में इंडिया ने एलओसीज दी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है। जैसे अभी एक इंडिया हाईवे इंडिया बना रहा है, ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहा है। सर ये देखें आयशा जलाल की पहली झूठी किताब, और ये जो मैं आपको बता रहा था मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज, जी। इसके अब ये देखें सुर्ख सलाम, पाकिस्तान में कम्युनिज्म भी था। उसके बाद इसकी इसकी बहुत सी सर किताबें मेरे पास भी और है, ऊपर और ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सर देखे ना, आप ये झूठ हमें पढ़ाया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है और आप भी सच्चाई को जानने की जुस्तजू रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि सच्चाई क्या है उसको जानने। हमारे साथ मौजूद हैं एक दफा फिर दिव्य कुमार जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है और इनको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और खास तौर पर हमारे जो इंडियन भाई हैं उनको बहुत ही शौक से देखते हैं। और इनको हम आज पूछेंगे इनसे कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को एक पैकेज दिया है, आरजी सा पैकेज है, इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, मुआशी हालात। और इनसे ये जानेंगे कि इसी तरह के हालात पहले इंडिया के भी थे, तो इंडिया ने कौन से ऐसे इकदाम किए जिसकी वजह से अब दुनिया की वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो ये जानेंगे दिव्य कुमार जी से। पहले उनको हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद दिव्य भाई। सर शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा भाई, सवाल तो आपने सुन ही लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें डिटेल से बताइएगा कि पाकिस्तान को ये अभी दे रहे हैं $3 बिलियन, कहा है कि दे रहे हैं, 9 माह के अंदर ये कंप्लीट होगा। इससे पाकिस्तान के को मुआशी हालात आपको नजर आ रहा है कि बेहतर होंगे? और दूसरा सवाल भी आपको साथ ही कर दूं, आप इस पे थोड़ा सा भी डिटेल से बात कीजिएगा। इंडिया के हालात भी ऐसे ही हुए थे 90s में, तो इंडिया ने कौन से ऐसे इकदाम किए थे कि जिसकी वजह से अब इंडिया आज जो दुनिया की पांचवी बड़ी और आने वाले वक्तों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है? तो इसके ऊपर आप अपने ख्यालात का इजहार करेगा। देखिए पाकिस्तान को जो $3 बिलियन मिले हैं उससे आपके मुल्क के हालात तो सुधरेंगे वक्ती तौर पे, शॉर्ट टर्म जिसे हम कहते हैं कुछ महीनों के लिए। उसका असरात भी हमें नजर आए हैं, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे हमारा मेरे ख्याल से वेडनेसडे था या ट्यूसडे था, और तब हमारा जो इंटर बैंक डॉलर था वो ₹315 था। और आज जाके ईद के बाद हमारा जो बैंकें वगैरह खुली था, आज हमारा इंटर बैंक डॉलर ₹275 का है। तो ये शॉर्ट टर्म आपको नजर आया ना फायदा, तो ऐसे शॉर्ट टर्म फायदा में बहुत होगा। दूसरा देखें आईएमएफ होते हैं गारंटी पेपर होता है, कि आईएमएफ ने दे दिया इसका मतलब है अब सऊदी से भी मिल जाएगा, यूएई से भी मिल जाएगा, चाइना से भी मिल जाएगा, अब दुनिया भर से हम ले सकते हैं। तो वो एक गारंटी पेपर होता है। आईएमएफ के जो शर्तें पाकिस्तान को दी जाती है ना सर, देखें वो शर्तें फिर बनती भी ऐसे मुल्क के लिए ना जो 23 बार गया है। आप देखें आईएमएफ हर मुल्क के पास जाके ऐसी शर्तें नहीं लगाता कि टैक्सेस बढ़ा दो, ये भी बढ़ा दो, वो भी बढ़ा दो, हम बजट में भी घुसेंगे, हम इसमें भी घुसेंगे, हर चीज में घुसेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली श्रीलंका को दिया है, बांग्लादेश को दिया है, उधर ऐसी शर्तें नहीं है, उधर उनके मुल्क के हिसाब से शर्तें दी हुई है। लेकिन हम लोगों को हमेशा ऐसी सख्त शर्तें दी जाती है, उनको पता है ये इलीट क्लास खा जाएगी, और दूसरा ये कुछ इम्प्लीमेंट तो करते नहीं है, तो हमारे पैसे वापस कैसे निकलेंगे, तो वो देने से पहले लेने का बंदोबस्त कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सर आईएमएफ के भी तो जवाबदारी है ना, आईएमएफ के भी अपने कोई पैसे थोड़ी ना, आईएमएफ में दुनिया के अमीर मुल्क मिलके पैसे मिलाते हैं, उन अमीर मुल्कों के पास पैसे कहां से आते हैं, उनके टैक्स पेयर से पैसे आते हैं, तो उनको भी जवाबदेही तो देनी है हर किसी को। देखिए इंडिया से चाहे कितनी भी नफरत अब बैठ के पाकिस्तान करे, ये इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकता ना कि आईएमएफ में 2.5% इंडिया की भी हिस्सेदारी है। तो अगर आईएमएफ से $100 भी आ रहा है तो उसमें $2.5 इंडिया का है। तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए। और देखिए अब आज मेरे ख्याल से डीजल बढ़ गया ₹7, आई थिंक सो आज बढ़ा है मेरे ख्याल से डीजल ₹7 बढ़ा दिया। उसके बाद 215 अरब जी। के रुपए के टैक्सेस बढ़ाए हैं, 215 अरब के 245 अरब ऐसा कुछ। तो देखिए और फिर बजट रिवाइज कर रहा है आईएमएफ, अब बजट रिवाइज कर रहा है, अब आईएमएफ जो नया बजट अप्रूव करेगा वो बजट फिर पास होगा। तो देखें आपका ये चीजें तो आपके सामने है ना, कि वो हर चीज में घुसते हैं। और ये शॉर्ट टर्म है, वो सब होती है ना ताकत की गोली, वो तब तक ही है जब तक गोली आपके जिस्म में, जब तक जिस्म से गोली आपकी बाहर गई आपकी ताकत भी खत्म हो जाती है। ये स्टेरॉइड्स की तरह है,
लेकिन ये कि गारंटी पेपर है कि आईएमएफ ने हामी भरी है तो अब सऊदी भी देगा, वर्ल्ड बैंक भी है, डीडीपी भी है, आपका पेरिस क्लब हो गया तो आपका चाइना हो गया, हर जगह से आपके रास्ते थोड़े खुल जाते हैं। अब देखें, आपने इंडिया के बारे में पूछा कि इंडिया ने 91 में भी इससे बदतर हालात हो गए थे तो उनके कैसे वो संभाला और ये किया। देखिए, शर्तें तो आईएमएफ ने तब भी बहुत लगाई थी, ठीक है, लेकिन ऐसी शर्तें नहीं है टैक्सेस लगाओ ये लगाओ। वो देखे ना, मुल्क डिफॉल्ट हुआ है, आईएमएफ की पास पहली दफा गया, तो वो जो पहली दफा वाला होता है उनके क्या बोला उनको, आप अपनी इकोनॉमी खोलें, आप फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को आने दें मुल्क में, कारोबार को मुल्क में आसान करें कि कोई भी आम इंसान भी कारोबार कर सके। आप ये जो लाइसेंस राज है कि कुछ सेलेक्टिव लोगों को हम लाइसेंस देंगे बिजनेस करने का, आप ये लाइसेंस वाला सिस्टम खत्म करें, कोई भी कर सकता है बिजनेस, छोटे से बड़ा तक। तो ये जो ऐसी चीजें जो इकोनॉमी को खोलें, जो फ्री वर्ल्ड या ग्लोबलाइजेशन की तरफ इंडिया जाए। उससे पहले इंडिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा था। 91 में आईएमएफ की शर्तों को मानने के बाद इंडिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ गया, तो उसके बाद आप इंडिया की आप उड़ान देख ही सकते हैं। उसके बाद एक स्पीड में इंडिया ऊपर चढ़ा है 91 से लेके, जो 90s का डेकेड था, फिर 2000s का डेकेड, वो आपने स्पीड इंडिया की इकोनॉमी की तब भी बहुत ज्यादा थी। तो ये असल फर्क है। वो भी आईएमएफ की शर्तें थी, पर क्या है, नियत। आप देखें 90s में मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 पीएम बदली हैं, 4-5 दफा सरकारें बदली हैं, 5 साल पूरे नहीं किए, 4 थे कि 5 थे। उसके बाद फिर आप देखें कि अगर 2000s में भी आ जाए तो उसमें भी आपकी 2 सरकारें रही हैं। लेकिन वही बात है ना, नियत, मैं कहता हूँ ना, नियत होना बड़ी बात नहीं, नियत को कायम रखना बड़ी बात है। जो पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में नियत बांध लेंगे, पर वो नियत कितने दिन चलेगी, चाइना वाले माल की तरह होगी, ये इस बात का डर लगता है। उन्होंने जो नियत 91 में बांधी वो फिर चलती रही। दूसरी पार्टियां आई, कांग्रेस ने नियत बांधी थी, बीच में बीजेपी 3 दफा आई है, ठीक है, फिर कांग्रेस आई और कांग्रेस के हर बार एक नए कोalition के साथ आई है, पर उनकी वो नियत चलती रही कि नहीं, ये इन पॉलिसीज से हमें अमल करना है। उन्होंने उस चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं की, यार पिछली गवर्नमेंट ने की थी या पिछली दफा कोalition में पार्टी कोई और थी, तो उन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं किया इतना बड़ा, जो पाकिस्तान में मुसीबत है हमारे साथ। तो सर कैसे देख रहे हैं कि आपने 90s के दौर की बात की कि वहां पर इतनी गवर्नमेंट चेंज हुई, और उसके बाद में जो ये पिछला दौर जो मोदी जी का, अब तकरीबन 9 साल हो गए इनको, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इंडिया की जो किस्मत असल में बदली है वो मोदी जी के दौर में बदली है सही मानों में? देखें, किस्मत तो वाकई मोदी जी के दौर में बदली है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी फिर सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं रुके ना। मोदी जी ने इकोनॉमी को भी बढ़ाया, मिलिट्री को बढ़ाया, आपके डिफेंस, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, और इंटरनेशनली लोगों के लिए काम करना, जैसे कोविड वैक्सीन हो गई, या जैसे अफ्रीका में इंडिया काम कर रहा है, पैसिफिक आइलैंड्स में इंडिया ने एलओसीज दी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहा है। जैसे अभी एक इंडिया हाईवे इंडिया बना रहा है, ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्स खरीद रहा है। अभी इजराइल का पोर्ट है, बांग्लादेश में भी 2 पोर्ट हैं, म्यांमार में एक पोर्ट अभी मार्च में इनका बन के तैयार हुआ है जो इंडिया के पास है, म्यांमार में। तो ये देखें, ये मोदी जी के टाइम, मोदी जी ने फिर क्या, कहीं पे भी नहीं रुके, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, हर जगह आगे बढ़ते गए, पावर में, एनर्जी में, इसमें उसमें। तो मोदी जी के टाइम में चेंजेस बिल्कुल हुई हैं। और जो मुझे सबसे बड़ा जो फर्क मुझे नजर आता है मोदी जी के उसमें टेन्योर में, अगर इकोनॉमिक में बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं, तो ही चेंज द फॉलोइंग पैटर्न। वो पैटर्न क्या था कि इंडिया में जो भी आता था, चाहे स्टेट बैंक का गवर्नर हो, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है उसका गवर्नर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर्स हो, वो हमेशा वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल को प्रेफर करते थे। वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल अगर शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊं तो वो ये है, ऊपर पैसा दो, ऊपर वालों से फिर पैसा नीचे वालों तक जाएगा। ये है वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल शॉर्टकट में जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जी। इंडिया ने फिर क्या किया, 2014 में मोदी जी लाए अर्थशास्त्र, चाणक्य का लिखा हुआ इकोनॉमिक्स, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, दुनिया मानती है जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या कहता है कि आप ऊपर वालों को फैसिलिटीज दो, ऊपर वालों को पैसा नहीं दो, आप फैसिलिटीज दो, ठीक है, पैसा आप नीचे वालों को दो, नीचे से ऊपर पैसा जाना चाहिए। तो ये आपको बड़ा चेंज दिखेगा। कैसे, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए हमारे दर्शकों को।
जब कोविड आया, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क थे, उन्होंने पैसा जो गवर्नमेंटों ने दिया, किसको दिया? बिजनेसमैन को दिया। नौकरियां ना छोड़ें और वो लोगों को ना निकालें, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बिजनेस वालों को पैसे दिया। इंडिया ने किसको पैसे दिए? गरीबों को। इंडिया ने 1 रुपया भी बिजनेस वालों को नहीं दिया, गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। अब इसका क्या फर्क होता है? आप देखें, जब कोविड खत्म हुआ, अभी तक दुनिया की इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई है। क्यों? बिजनेस वालों के पास तो पैसा गया है, जब नीचे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, जब पैसा होगा ही नहीं तो खरीदारी कैसे करेंगे? जब डिमांड ही नहीं होगी, जब डिमांड नहीं है, ऊपर से सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो ऊपर कंपनियां बैंकरप्ट होती जा रही हैं अमेरिका की, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की हो रही है। अमेरिका का नाम क्यों लेना? इंडिया में क्या हुआ जब कोविड खत्म हुआ? इंडिया की इकोनॉमी में जे कर्व आया। जे कर्व मतलब जे की तरह ऊपर की तरफ गई इकोनॉमी, फुल स्पीड में गई। कैसे? बिजनेसेस खस्ता हालत में जरूर थे, पर इधर से डिमांड आ गई ना, लोगों को तो पैसे दे रहे थे, मुफ्त में राशन दे रहे थे, तो राशन का खर्चा किसी को नहीं। वैक्सीन मुफ्त में दी, वैक्सीन का खर्चा किसी को नहीं आया, जो भी 1.5-2 साल घर में बनते। उल्टा गवर्नमेंट से पैसे गए लोगों के पास, तो क्या हुआ? डिमांड बनी। तो कोविड खुला तो लोगों ने बोला अब हमारे पास तो पैसा है, चलो खरीदारी करते हैं। वो बिजनेसेस के पास गए, उनके पास सप्लाई थी, ठीक है, वो उनको लोन भी मिल गए। जिनके पास पैसे थे उन्होंने पैसों से बना के माल बेच दिया, जिन्होंने उनके पास नहीं थे उनको बैंकों ने आसानी से लोन दे दिया। कोविड के बाद बैंकों ने गवर्नमेंट ने बैंकों को बोला कि आप फटाफट लोन दें, शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं ना, 6 महीने का, साल का, उससे आप बिजनेसेस ने माल खरीदा, लोगों को बेचा। ये है ईस्टर्न इकोनॉमिक, इसको इंडियन इकोनॉमिक मॉडल बोलना चाहिए हमें। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, वो पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उधर प्रोफेसर थे। हमने उसकी कदर नहीं की। नहीं सर, हमें इंडिया से रिलेटेड तो हर अच्छी चीज बुरी लगती है ना, बुरी तो बुरी होती है, लेकिन अच्छी चीज भी हमें बुरी लगती है। वही नफरत का हुँ। चश्मा है ना हमारे पास। अच्छा, ये आपसे जानेंगे कि जो आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो जिस तरह की शराइत आयद कर रहा है, आपने पहले भी ज़िक्र किया कि अब डीज़ल का रेट बढ़ गया है, बिजली के रेट ₹4 यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया उसने, गैस के रेट बढ़ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आम जो गरीब अवाम है, जो पहले ही महँगाई और इस तरह के मसाइल का शिकार है, उसके ऊपर ही क्यों शिकंजा जो है वो कसा जा ऐसे ही निकलवाने आईएमएफ ने, तो गवर्नमेंट को बोले कि जो ताज़र है की जाए। तो जो उनके ऊपर सख्ती हो नहीं रही, किसी भी ताजर के ऊपर कोई सख्ती नहीं हो रही, किसी भी मिल ओनर के ऊपर सख्ती नहीं हो रही, किसी भी इस तरह के जो है ट्रेडिंग करने वाले लोग, सिर्फ जो गरीब और बेकस और मजबूर अवाम है, उनके ऊपर बिजली के बिलों में या गैस के बिलों में या इस तरह डीजल के रेट बढ़ाने से उनके ऊपर क्यों ये सारा ये नजला गिराया जा रहा है? देखिए, ये तो सिंपल सी बात है ना, ये इधर एक ईमानदारी वाली बात आ जाती है, मुल्क से मोहब्बत वाली बात आ जाती है, ठीक है, अपने गिरेबान में झांकने वाली बात आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो फैसले लेने वाले हैं उन्होंने कभी गरीबी देखी हो, वो करीब कब नहीं भी देखी तो कभी गरीब लोगों में बैठे हो, उनसे कोई हाल हाल लिया हो, 4 घंटे बात की हो, वो तक नहीं किया है। गरीबी देखना तो दूर की बात है। तो जब उनको उनकी तकलीफों का ही नहीं पता तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको थोड़ा फर्क पड़ता है, वो तो डॉलर में कमाते हैं ना, डॉलर में उड़ाएंगे। डॉलर में कमाने वाले को पाकिस्तान में क्या इशू है? उसको तो फायदा ही है, डॉलर तो ऊपर ही जा रहा है ना। सही है। मसला तो उसको है ना जो रुपी में कमाता है। रुपी में तो गरीब इंसान या नौकरी पेशा इंसान, मिडिल क्लास कमाता है, वो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मतलब के लिए अपनी बैंकें, अपनी तिजोरियां भरने के लिए बैठे हुए हैं। उनको मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क में लोग कितने मर रहे हैं, कितने आटे की लाइनों में लगे हुए हैं और कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ एक इस लाइट की वजह से लोगों की कितनी जान जाती है। फिर मैं पढ़ रहा था, सिर्फ हमारे पास इधर लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान में साल में हजारों लोगों की मौत हो जाती है, सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी बेसिक चीज है। और मैं कॉमन सेंस, हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं, ठीक है, लेकिन जब मैंने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा, मैंने बोला ये तो बड़ी कॉमन सी बात है यार, वैसे तो लोड शेडिंग होगी, मेडिकल हॉस्पिटल के इक्विपमेंट तो चलेंगे नहीं, ऑपरेशन के बीच में एक लोड शेडिंग हो गई तो फिर वो तो बंदा गया ना। और इस तरह एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो ये चीज तो कितनी कॉमन है, हमारे दिमाग में ऐसे आमतौर पे नहीं आती, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मैं खुद हिल गया यार, हजारों मौतें सिर्फ लोड शेडिंग से होती हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कर रही कि किस तरीके से इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए या इस मुल्क के अंदर कैसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए, जिसको एफडीआई बोलते हैं आप, जी। वो उसका कोई बेहतरीन सॉल्यूशन बताइएगा। हमारा अगर कोई भी ये प्रोग्राम कोई पाकिस्तान के कोई ज़िम्मेदार बंदा देख ले, चले उसके अकल में कोई दिमाग में कोई बात आए, ये एफडीआई को बेहतर बनाने का पाकिस्तान के अंदर क्या इसका फ़ॉर्मूला क्या है? आप थोड़ा-सा बताएँ हमें।
देखिए पाकिस्तान में एफडीआई लाने के लिए पाकिस्तान को देखें बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन जो इमीडिएटली पाकिस्तान कर सकता है, लॉज तो बदल ही सकता है ना, कि आप जो कंपनी को रजिस्टर करने में महीनों लग रहे हैं आप उसको 10 दिन में ले आए, और उस पर भी काम करते रहे कि 10 दिन से भी फ्यूचर में और कम हो। जो फैक्ट्री 1.5 साल में 1.25 साल में लगती है उसे 3 महीने में करें। फैक्ट्री के लिए गवर्नमेंट आपको लैंड वगैरह दे, ठीक है, इजी प्रोसेस हो, सारा ऑनलाइन होना चाहिए। रेड टेप बंद करें, आप ये सारा प्रोसेस भी डिजिटल कर दें ताकि रिश्वतों का सिस्टम खत्म हो जाए। उसके बाद देखें बिजनेस आ जाएंगे, उसके बाद उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस चाहिए, रोड चाहिए। देखिए उन कामों में लगेंगे 5 साल, पर आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि हाँ हम सीरियस हो गए, हम वाकई अब सीरियस हैं इकोनॉमी को लेके, और हम चाहते हैं कि दुनिया इधर आए। उसके लिए आप अपने लॉस बदल लें। दुनिया भर में बिग फोर है, बिग फोर नहीं तो आप बिजनेस कंसल्टेंसीज हैं, आप उनको हायर करें और उनसे आप सलाह मांगे कि आप हमें बताएं कि हमें पाकिस्तान में कौन से ऐसे नए कानून बनाने चाहिए, कौन से ऐसे पुराने कानून खत्म कर देने चाहिए, और कौन से ऐसे पुराने कानून हमें रखने चाहिए। ठीक है, वो कानून आप हमें बताएं, हम एक ही झटके में ये सब कर देते हैं। कौन से कानून, बिजनेस लॉस, टैक्सेशन के, इनकम टैक्स के, अब बाकी ये जितने भी होते हैं इसके, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, शिपिंग हो गई, मतलब वो हर इदारा जो बिजनेस से रिलेटेड है वो हर इदारे के लॉस। अगर आप ये कर लें तो दुनिया सीरियस, दुनिया देखेगी ना कि क्या इसमें इतना पैसा वाला लगना है, कुछ मिलियन डॉलर लगेंगे, 10-15 मिलियन, इतने देके आप करवा लें काम। एक दिन लगेगा, अगर अगर नियत बांधी है तो एक दिन लगेगा, दुनिया को नजर आ जाएगा, पूरी दुनिया लिखेगी पाकिस्तान के बारे में, दुनिया को नजर आएगा। लेकिन वही बात है ना, ऐसा भी नहीं है ना कि आप लॉ बदल ले, ठीक है, लॉ बदलने तक आपकी नियत रहे, फिर नियत आपकी बदल जाए, फिर नियत को भी कायम रखनी है, क्योंकि फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू करना है। दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो थोड़े बहुत बिजनेस शुरू शुरू में आएंगे वो आपकी टैक्सेशन, आपकी इनकम भी तो बढ़ाएंगे, आपके एक्सपोर्ट भी तो बढ़ाएंगे ना। कुछ आप लोन लेंगे, आप अपनी टैक्सेशन भी तो वाइड करें ना। पाकिस्तान में 2% लोग अगर टैक्स देते हैं, आप ये काम करें, आप ये टैक्सेशन ये भी खत्म कर दें, 2% खत्म कर दें, जान छोड़ें, आप जीएसटी लगा दें, सेल्स टैक्स को आप बढ़ा दें, जितना अभी है ना इसको आप 1.5 गुना कर दें। इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, इनकम टैक्स जो सालाना है वो खत्म कर दें, आप चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा दें। चीजें तो खरीदनी पड़ेंगी तो अब उसमें भी आपको डिजिटल आप प्लेटफॉर्म लेके आए इंडिया जैसा, कि पहले तो पूरे पाकिस्तान का एक टैक्स हो, फिर पाकिस्तान में चाहे छोटी सी खोखे की दुकान हो या बहुत बड़े मॉल की दुकान हो, दोनों के दोनों डिजिटाइज होने चाहिए, दोनों के पास वो कंप्यूटर स्लिप्स होनी चाहिए, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स कहते हैं, पीओएस, वो होने चाहिए। आप कॉर्पोरेट टैक्सेस कम करें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स इतना है कि आधे से भी कम होना चाहिए, इतना ज्यादा है। तो आपको ये चीजें आप देखिए, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि कुछ महीनों में हो सकती हैं। रोड, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पावर प्लांट्स, ये आपके कुछ महीनों के काम नहीं है, कुछ सालों का काम है। लेकिन जो ये जी। लॉज हो गए, जीएसटी सिस्टम हो गया, ठीक है, ये आपके कुछ महीनों का काम है, ये आप करें, दुनिया को नजर आएगा। मैं आप हर कोई मुझे पूछता है क्या लगता है पाकिस्तान के आगे फ्यूचर क्या है, मैंने बोला कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्योंकि मुझे कुछ नजर आएगा तो मैं बोलूंगा ना फ्यूचर है। मुझे फिलहाल तो कुछ भी नजर, जैसा 75 सालों से चल रहा है अभी भी वैसा ही चल रहा है। मुझे तो कोई नई चीज मुझे नए लोग भी नहीं दिख रहे, मुझे कोई नई चीज भी नहीं दिख रही, तो फिर मैं कैसे अच्छा, बोलूं कि यार आगे कोई फ्यूचर ये है। ये ये आपने जो बताया ये नाअहली है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बिल्कुल गवर्नमेंट से बिल्कुल। जितनी भी है उनकी नाअहली है। अच्छा, इसके नाअहली के साथ साथ कहीं करप्शन का एलिमेंट भी तो नहीं है? हम देख रहे हैं कि जहां भी पाकिस्तानी को जाते हैं, कोई डील करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो वो दूसरी कंपनी के साथ उनकी जब डील होती है तो उनसे पूछते हैं कि जो मुझे इसमें से क्या मिलेगा। ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, कुछ केसेस ऐसे आए हैं। तो इसमें कितना करप्शन का एलिमेंट है? आप समझते हैं कि करप्शन भी पाकिस्तान की जो जड़ों में बैठ रही है? देखिए जड़ों में नहीं, आपके डीएनए में पाकिस्तान में बैठ गई है, क्योंकि सियासतदानी, आप रोड पे जाएं और किसी भी इंसान को थोड़ी सी आप बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप इशारा दें वो आगे अगला खुद ही करप्शन कर लेगा। पाकिस्तान के डीएनए में बैठ गई है। देखें अब उसमें उस लोगों, उस आवाम की या उस बंदे की गलती नहीं है इस चीज में। देखिए करप्शन, हर चीज आपका एक साथ है ना, आपके कॉम्प्लीमेंट करती है। ये नहीं है कि कानून सुधार देंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारना पड़ेगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी सुधारना पड़ेगा, आपको जस्टिस सिस्टम भी सुधारना पड़ेगा, आपको ये करप्शन भी खत्म करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क ऊपर उठेगा हर लिहाज से। लेकिन मसला सारा यही है, आप कहीं से शुरुआत करके दुनिया को दिखाओ, फिर आप नीयत को कायम रखो। ठीक है, ये नहीं कि एक चीज कर लो, क्योंकि हमारे पास ऐसी 5-6 चीजें हैं ना, वो आपको सारी ही करनी है, और वो सालों का है। पहला स्टेप कुछ महीनों का है ना, लेकिन उस कुछ महीनों के बाद कुछ सालों का काम है।
विवेक भाई, ये करप्शन कैसे खत्म होगी? जब इमरान खान पावर में आता है तो उसके साथ में सारे वो माफियाज उसके साथ होते हैं। जब शहबाज शरीफ पावर में आता है तो उसके साथ भी सारे माफियाज होते हैं। उसके बाद में अगर बिलावल भुट्टो या जरदारी पावर में आता है तो वही माफियाज उसके साथ होते हैं। तो जब वो सारे माफियाज जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है वही गवर्नमेंट में होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? वो तो माफिया तो खुद गवर्नमेंट के अंदर बैठे होते हैं, तो करप्शन खत्म कैसे होगी फिर इस मुल्क के अंदर? सर देखें, इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन करेंगे, आपका 50% करप्शन वैसे ही खत्म। हर इदारे में, जिस जिस इदारे में डिजिटाइजेशन होती जाएगी, आपके उस इदारे की 50% करप्शन खत्म होगी। उसके बाद जो आपका जो अगला 25% होता है, वो होता है ईमानदार लोग। जो आप, हम्म, ईमानदार से मेरी मुराद है जो डिजर्विंग है, मेरिट पे। ये नहीं कि रिश्वत पे आ गया बंदा, रिश्वत पे नौकरी मिल गई जान पहचान से। ईमानदार से मेरी मुराद ये है, डिजर्विंग बंदा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, चाहे वो जज ही क्यों ना हो हमारे। ठीक है। उसके बाद जो आपकी सबसे आखिरी चीज है, आखिरी चीज सर आपकी, आपके जस्टिस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं कानून में जो वो भी बदलनी पड़ेंगी आपको। पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस बहुत हैं, जज कम है, कोर्ट कम है, केसेस ज्यादा हैं और पेंडिंग है, सालों साल चलते हैं। आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, आपको अपनी जुडिशरी में टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी कि केसेस की टाइमिंग कम हो, और जितने केसेस हैं उस हिसाब से आपको अपने जजेस बढ़ाने पड़ेंगे, आप नए कोर्ट्स खोलने पड़ेंगे। और फिर कोशिश करें तो आप बिजनेस का कोर्ट ही अलग कर दें कि ये कोर्ट सिर्फ बिजनेस के मामले संभालेगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा, एक वक्त इंडिया में ऐसा भी आया था सर जहां पर 2400 घंटे कोर्ट चलती थी। सुप्रीम कोर्ट 2400 घंटे इंडिया की चलती रही है, केसेस निकाल लेते हैं फटाफट करके। अब नहीं चलती। अब जो वो आते हैं, वो 9 बजे आते हैं शाम को, जो कोर्ट का टाइमिंग होता है 10 से 5 या 4:30 जो होता है। लेकिन जब देखे, वो कहते हैं ना, मदर इज इन्वेंशन, क्या मैं कहावत ही मेरे जहन से लेकर गई, नेसेसिटी इज जरूरत द इजाद मदर की ऑफ, माँ है। हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल। तो अब ये वही चीज है। अब देखिए, जैसा वक्त हमें वैसे स्टेप लेने पड़ेंगे। नहीं, करप्शन देखें कोर्ट फिर तो हमारी अथॉरिटी। देखे, कोर्ट तो हमारी बहुत आपको पता है एक्टिव है। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई केस बने तो उस पर फौरी सुमोटो एक्शन लिया जाता है। इसी तरह कोई भी बाअसर बंदा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फौरी तौर पर हमारी कोर्ट पहुंच जाती है और सुमोटो एक्शन लेती है और फौरी फैसला होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक गवाह हूँ ऐसे केसेस का, जो मुझे पता है कि जो दादे ने केस किया था, अब वो दादा भी फौत हो गया, उसके बाद उसका बेटा भी फौत हो गया, पोता अदालतों में जा रहा है, धक्के खा रहा है, लेकिन अभी तक उसके जो फैसले सर नहीं हुए। तो ये अगर मैं, जी, एक एक चीज मुझे बताइए, ये प्रॉपर्टी का केस है। जी प्रॉपर्टी इतने का। हाँ, इतने लंबे प्रॉपर्टी के केस चलते हैं इंडिया में भी। आपको पता है इंडिया में 46% प्रॉपर्टी के केसेस हैं, सबसे ज्यादा हम्म, इंडिया में। इंडिया ने इसका हल क्या निकाला? हम्म, आप पूरे इंडिया की जीआईएस मैपिंग करवा दी है। अगस्त में अभी कंप्लीट हो जाएगी जीआईएस मैपिंग, और अगस्त के बाद पूरे इंडिया का जो लैंड रिकॉर्ड है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, चाहे किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो, वो डिजिटलाइज होकर एक ब्लॉकचेन में आ जाएगी। हम्म। ब्लॉकचेन का मतलब है कि उसको आप छेड़छाड़ी भी नहीं कर सकते, मतलब आप डिजिटली भी उसके साथ मस्ती नहीं कर सकते। अब आप इसके बाद देखिएगा इंडिया में प्रॉपर्टी के केसेस कैसे फटाफट खत्म होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मसला ऐसा नहीं है जो नया हो दुनिया के लिए। ये मसले दुनिया के हर मुल्क में कभी ना कभी रहे हैं। हमें सिर्फ इतना करना है, नियत बांध के इन मसलों के बस हल उन्हीं मुल्कों से वापस लाके पाकिस्तान में लगाने हैं। अच्छा तो दिवेक भाई, इतनी हमारे मेहनत नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर ने खिताब के दौरान बोला कि पाकिस्तान अगर तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसको ऊपर लाने की जरूरत है। हमारी जो ये जिम्मेदार लोग हैं इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया से कंपेयर करें, तो वहां पर ट्यूबवेल जो लगते हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। बिजली वहां पर ऑलमोस्ट फ्री वाला हिसाब है, 2000 रुपये तकरीबन बिल आता है उनका। उसके बाद वहां पर जो डीएपी है वो बहुत सस्ती है, यूरिया बहुत सस्ती है वहां पर, जो स्प्रे है ऊपर और इस तरह की बाकी जो बीज है वो बहुत सस्ता है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पर वो सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो कैसे हमारा जो किसान है, पाकिस्तान का जो फार्मर है, वो किस तरीके से इस मुल्क को बुहरान से निकाल सकता है जब उसको कुछ नहीं बचता? वो अगर कोई फसल बीजता है, सपोज अब वो अब गन्ना ही बीजता है, शुगर कैन बीजता है, तो सारे के सारे जो बड़े मिल ओनर्स हैं वो सारे असेंबली के अंदर बैठे हैं, पीपल पार्टी के भी हैं, उसमें नून लीग के भी हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के भी हैं। वो गन्ने का रेट वो बढ़ने ही नहीं देते, वो अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं और अपनी मर्जी से सारा वो उसको मैनेज करते हैं।
तो कैसे आप देख रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हम इसको प्रमोट करके पाकिस्तान को जो है खुशहाल बना सकते हैं। आया ये मुमकिन है कि हम इसमें कामयाब हो जाएँगे इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद? नहीं, पर ये बोलने से तो कामयाब नहीं होंगे, और ये अभी तक सिर्फ बोला ही है, नजर तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो बेसिकली कामयाब हम नहीं होने वाले। क्या हम इसमें कामयाब हो सकते हैं? क्या हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं? सर, अगर इंडिया में जीआईएस मैपिंग अगर 2.5 साल में हो सकती है, तो पाकिस्तान तो इंडिया से 6 गुना छोटा है साइज में। पाकिस्तान में 6 महीने में तो हो ही सकती है। 6 महीने जमीनों के मसले देखें, लैंड रिकॉर्ड में फिर एग्रीकल्चर जमीन भी तो आती है। लैंड रिकॉर्ड में ये थोड़ी ना था कि जी, सिर्फ घर रहेगा, एग्रीकल्चर जमीन भी आएगी। उसके बाद आप लैंड रिफॉर्म्स ला सकते हैं। जमींदारी खत्म करें सबसे पहले तो। सबसे पहले आपको जमींदारी खत्म करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एग्रीकल्चर जमीन पे है ना, कभी भी ये प्रॉपर्टियां नहीं बननी चाहिए, हाउसिंग स्कीमें नहीं बननी चाहिए। और तीसरी चीज जो पिछली बात की थी, जैसे आपने जो पूछा असेंबली में जो सारे बैठे हैं, गन्ने का रेट ही नहीं बढ़ने देते और ये वो, जो आपने पूछा था ना कि करप्शन कैसे खत्म करें, ये करप्शन में ही आ जाती है चीज। सवाल पूछने की आजादी, और किसी एक मखसूस किस्म के लोगों को या ग्रुप को नहीं। चाहे गरीब भी हो ना, पाकिस्तान का जो रोड पे रहता है, उसके पास भी सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए कि वो भी खड़ा होके, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एमएनए हो, एमपीए हो, चीफ जस्टिस हो, उससे जाके सवाल कर सके। पाकिस्तान में बिल्कुल सवाल यहाँ करने की तो आजादी है ही बि नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन आज़ादी के साथ-साथ बंदा भी गायब हो जाता है फिर। तो बस ये वो क्या कहते हैं, ख्वाबी आजादी है। बस फिर रात को सपनों में ही सवाल करें, सपनों में ही आपको जवाब मिल जाएगा। हकीकत में आप जब सवाल नहीं करें तो बेहतर है। अच्छा, आखिर में कोई हमें तजवीज़ दें कि फौरी तौर पर जो पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, अ, अभी देखें यूनान के अंदर भी हादसा हुआ, उसमें भी बहुत सारे पाकिस्तानियों की जान गई। कोई हौसला अफ़ज़ा कोई बात दें कि इस मुल्क के अंदर रहकर हम किस तरीके से, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है इसमें, और आपकी क्या ज़िम्मेदारी है जो पाकिस्तानी हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है इस मुल्क को बेहतर बनाने में? मैं देखें, लोगों को मैं ना बोल सकता हूँ कि आप वापस आओ, ना मैं लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आप बाहर ना जाओ। ठीक है, मुझे पता है उनके हालात क्या हैं और वो किस वजहों से बाहर जाते हैं। तो हम कैसे बोले, उनकी भी तो, वो भी मजबूरियों में ही जाते हैं। वो कौन सा मतलब खुशी खुशी जा रहे होते हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं जैसे हमारी मजबूरियां हैं। लेकिन मैं एक चीज हर पाकिस्तानी को बोलूंगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो, यार खुदा का वास्ता है ना, अपने अंदर इल्म की भूख पैदा करो। अगर इल्म की भूख तुम लोगों के अंदर नहीं है ना, तो मैं दुनिया का पैसा भी लाके दे दूंगा, रहोगे तुम लोग बेवकूफ के बेवकूफ। एक बात बिल्कुल इतनी सही याद बात। रखना, और इल्म सिर्फ ये नहीं होता जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हो, या आप जिससे डिग्रियां में लेते हो, या इल्म वो नहीं होता जिससे आपको नौकरी मिल जाए, तनख्वाह मिले। इल्म बहुत किस्म का होता है, अपनी जमीन का भी इल्म होता है, अपनी जात का भी इल्म होता है, अपनी हिस्ट्री का भी इल्म होना चाहिए। और सच्चा इल्म, ये नहीं कि झूठा। एक तो पाकिस्तान में हर कोई उर्दू अखबार पढ़ता है, मैं यही एडवाइस दे देता हूँ, उर्दू अखबार, हुँ, सिंधी अखबार कोई ना पढ़े, सिर्फ डॉन पढ़े। क्योंकि डॉन में आती है सच्चाई। सच्चाई भी डॉन में इसीलिए आती है क्योंकि उसमें पढ़ता ही इलीट क्लास है, जिसको सच्चाई पहले से पता हुँ, है। तो प्लीज सही। डॉन पढ़े हर कोई। उसकी ऐप भी आती है मोबाइल में, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में पढ़ लो। अखबार भी खरीदने की हुँ। जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, स्कूलों के, कॉलेजेस के, मैंने उनके साथ डायरेक्ट बातचीत करके देखी है, उन्हें किसी चीज़ का पता भी नहीं होता, और लेकिन अगर उन्हें कोई चीज़ बताई भी जाए, तो वो अपनी ज़िद के ऊपर अड़े रहते हैं, कहते हैं, "नहीं, ऐसे नहीं है, जो हमें सुना है, हमने पढ़ा है, वो ही सही है।" उनको क्या करने की ज़रूरत है? वो सच्चाई और हक़ायक़, अगर अख़बार में तो सारी सच्चाइयाँ या हक़ायक़ नहीं उन्हें मिलेंगे, उसके लिए उनके पास कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि जहाँ से वो जाकर सच्चाई और हक़ायक़ को जान सकते हैं? ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई जा रही है, गलत बताया जा रहा है, वो कैसे वो जान स उनको कैसे पता चलेगा कि ये फलाँ बंदा है या फलाँ जगह है? इससे मुझे सही और बिल्कुल जो सच्चाई वाली बात मालूम होगी। देखिए, देखिए जिस बंदे के ने खुद ये सब कुछ पढ़ा होगा ना, उसके लिए ये आसान है। ठीक है, मैं अगर आज आपको 4 किताबें बता देता हूँ कि ये पढ़नी चाहिए, ये हकीकत है। ठीक है, इसके ऊपर कोई मतलब सवाल नहीं उठा सकता। आप 4 किताबों 4 टॉपिक पे तो बात कर लेंगे, फिर आपसे अगर वो अगला कोई 5वां टॉपिक लेके आता तो आप 5वें टॉपिक का क्या करेंगे? ठीक है, ये हुँ, चीज। दूसरी चीज जो ये बोलते हैं ना, जो उन्होंने खुद पढ़ा, जो सुना, सुना किससे है? बाप से सुना है, दादा से सुना है, चाचा से सुना है। देखे, हुँ, दादा और एक इंसान तो यही समझेगा ना हमारे घर वालों ने हमसे सच्ची बोला है, जबकि जी। उनके घर वालों ने सच्ची बोला है, क्योंकि वो, उनके घर वाले मानते हैं कि वो चीज सच्ची है। तो उनके घर वाले भी गलत नहीं है बेसिकली।
एजुकेशन सिस्टम ही हमारा माशाल्लाह से ऐसा है। लेकिन आप कोशिश करें कि वो चीज सामने रखें उनके, जिसको वो डिनाई ना कर सकें। जैसे कि अगर मुझे कारगिल की किसी को से अगर मुझे बात करनी है ना, उसको साबित करना है कि हमने की थी, तो मैं मुशर्रफ की रखूंगा, क्योंकि वो आर्मी चीफ ही वो था। तो मैं मुशर्रफ की किताब रखूंगा। ठीक है। 71 की है तो मैं उसी की वो, कौन था ये, नाम ही मैं भूल गया, जिसने सरेंडर किया हुँ। था। मैं उसकी हाथ की लिखी किताब आगे रखूंगा। जनरल न्याज़ी। न्याजी न्याजी न्याजी, मैं उसकी हाथ की हुँ, लिखी हुई हुँ, किताब रखूंगा। अगर मुझे हुँ। 65 की बात करनी है तो मैं अयूब खान की लिखी हुई बात को आगे रखूंगा, क्योंकि वो 65 की जंग में वो आर्मी चीफ था। या तो मैं एयरफोर्स चीफ की बात आगे रखूंगा, जो हुँ। एयरफोर्स चीफ असलम थे और एक दूसरे थे, उनकी बात असगर मैं आगे खान। रखूंगा। असगर खान थे और एक एक और भी थे। अगर मुझे 47 की बात करनी है तो मैं मेजर अकबर खान की किताब आगे रखूंगा, रेडर्स रेडर्स ऑफ कश्मीर, क्योंकि वो आर्मी कमांडर था जो लीड कर रहा था, कश्मीर के अंदर लेके जा रहा था कबालियों को। हुँ, तो यही एक तरीका। अगर मुझे जिन्ना के ऊपर बात करनी है तो मैं फातिमा जिन्ना की किताब लेके जाऊंगा, हुँ, या मैं उस बंदे की लेके जाऊंगा जो जिन्ना के साथ खुद रहा, जिन्ना के साथ काम किया, जैसे के अजीज, मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हुँ। मैं आयशा जलाल की किताब को नहीं लेके जाऊंगा, जो आज 70 साल बाद लिखती है विदाउट एनी रेफरेंस। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखें सर, ये देखें आयशा जलाल की पहली झूठी किताब। और ये जो मैं आपको बता रहा था, मर्डर ऑफ हिस्ट्री, के अजीज, जी। इसके, अब ये देखें फुर्क सलाम, पाकिस्तान में कम्युनिज्म भी था। हुँ। उसके बाद इसकी इसकी बहुत सी सर किताबें मेरे पास भी और है, ऊपर और ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सर देखे ना, आप ये झूठ हमें पढ़ाया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है और आप भी सच्चाई को जानने की जुस्तजू रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि सच्चाई क्या है, उसको जानने। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक़्त का आपने हमें और हमारे देखने वालों को बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान के मसाइल का बताया कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। देखिए, सिर्फ़ मसाइल हम डिस्कस नहीं करते, हम उनका साथ में उनका हल भी सॉल्यूशन भी, बताते हैं कि अगर कोई बिल्कुल। कि कोई देख रहा है तो उसे कम से कम पता चले कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है और साथ में हम इंडिया का भी मिसाल साथ में देते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इन मसाइल से बाहर निकाला और साथ में हमने अब डिस्कस किया जो पाकिस्तान के जो यूथ है, पाकिस्तान की जो स्टूडेंट है या जो भी हमारी पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो भी सच्चाई को जाने और देखें कि हमारी हिस्ट्री क्या थी और उस हकायक को देखकर हमें आगे फैसला करने की ज़रूरत है, आगे चलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो दिवेक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ही इल्म वाली और ज्ञान वाली बातें बताई। अपना ख़्याल रखिएगा, आप पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी का हाल है, वो हम सबको मालूम है, तो आप अपने आप को महफूज़ रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। हर हर महादेव।